चार धाम जो यात्रा है जी उसके लिए सभी लोग जो आके हैं वो हरिद्वार या ऋषिकेश से टैक्सीज लेते हैं। यमुनोत्री सबसे नजदीक, ऋषिकेश से भी ज्यादा नजदीक जो है वो पांवटा साहिब से। यमुनोत्री पांवटा साहिब से सिर्फ 160 किलोमीटर है। शिमला को टाइम ज्यादा लगता है, यमुनोत्री को कम लगता है। बहुत लोगों को कम जानकारी है, जाते नहीं। अगर पांवटा साहिब में रेल आ जाती है तो यहाँ पर 500-700 टैक्सीज का एक नया रोजगार जुड़ेगा। इसी के साथ में एक डर यहाँ लोकल ट्रक यूनियन को बहुत डर लगता है कि अगर पांवटा साहिब में ट्रेन आएगी उनका काम तो थोड़ा उनका ये बिल्कुल गलत बात है। अगर देहरादून से वाया पांवटा सहारनपुर को कनेक्ट कर देते हैं तो ये जो दूरी है 132 किलोमीटर के बनिस्बत, और इसका जो रेलवे स्टेशन है वो बाता मंडी में बनता है बिना शहर को नुकसान पहुंचाए। जैसे ये नया पुल बना है ऐसे ही एक पुल टनल से सीधा बाता मंडी आएगा, सतीवाड़ा बाता मंडी। क्या हमारे बच्चे फॉरेन में नहीं जा रहे? जी। क्या हमारे बच्चे चंडीगढ़ में जाके रोजगार नहीं कर रहे? क्या पांवटा साहिब के बच्चों को दिल्ली में जाने में रोक है? या बॉम्बे में पांवटा साहिब के? इस छोटी सोच को तो हमें छोड़ना होगा। क्योंकि अगर आप जैसे बात कर रहे हो ना कि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो हमारे बच्चे सर एक प्रॉपर आइल्स का एग्जाम देके, प्रॉपर एडमिशन लेके, अपनी प्रॉपर पहचान देके जा रहे हैं। अगर कोई भी यहाँ पर आ रहा है या कहीं भी जा रहा है, एक प्रॉपर उसकी पहचान तो होनी चाहिए कि वो फिर जैसे ये बराल से लेके खिदराबाद तक का रोड है, सिंगल रोड है लालडांग से, आपको पता ही होगा। बिल्कुल। तो जैसे देहरादून से दिल्ली एक्सप्रेस वे किया है, राजा जी नेशनल पार्क को कॉरिडोर लिया है उन्होंने, तो सर ऐसे यहाँ पर नहीं हो सकता इस पे। और सबसे बड़ा जो एक एजिटेशन जिसने फिर पांवटा साहिब में एक बहुत बड़े इतिहास की रचना की, वो था पांवटा साहिब के कॉलेज का मुद्दा जी। तो हमने 1991 में इस मुद्दे को उठाना शुरू किया। उस टाइम था नहीं पांवटा साहिब में कॉलेज नहीं था, पूरे जिला में एक नाहन ही कॉलेज था। 2 घंटे जाने के लगते थे, 2 घंटे आने के लगते थे। एक छात्र का 4 घंटे का बस में सफर, और बस में तो एक बार नाहन का पूरा शहर या छात्र थे वो भी कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ लामबंद एक बार हुए कि मुद्दा पांवटा साहिब का है और हड़तालें और सारा संघर्ष नाहन में हो रहा है। जी। हमने मिलके फिर वीरभद्र सिंह जी को इस बात से अप्राइज कराया कि आप लोग हमको उस समय शाबाशी देते थे एजिटेशन करने के लिए, अब सरकार आई है, हम क्या जवाब दें। तो अल्टीमेटली फिर इस तरह से पांवटा साहिब में 94 में ये जो कॉलेज है नोटिफाई हुआ। ये 4 लेनिंग हो रही थी, तो 4 लेनिंग के दौरान सारे बाजार में निशान लग गए थे 15-15, 20-20 फुट। जो ये मेन मार्केट से 4 लेन जा रहा है। बिल्कुल। ये जो बाता पुल से लेके सड़क का जो चौड़ीकरण था। जी। तो इन सारी बातों को समावेश करके मैं प्रधानमंत्री कार्यालय तक गया और इस पर एक मेरी पिटीशन के ऊपर एक चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश की अगुवाई में एक कमेटी फॉर्म हुई। एक पंथ दो काज किए, जहां बाजार टूटने से बचा, पांवटा साहिब को एक बहुत खूबसूरत नया पुल भी उसी। बिल्कुल। जो ये ग्रीन टैक्स लगा है, इसको कैसे देखते हो आप? ये ग्रीन टैक्स भी है, आगे जाके टोल भी है, कि आम बंदा तो इसी में परेशान है। जी। हम कार खरीदते हैं उस पे हम टैक्स देते हैं। बिल्कुल। हम कार की नंबर प्लेट तक जब लेते हैं उस पे भी टैक्स हम देते हैं। हम कार में तेल। सर आप किस पार्टी को प्रेजेंट करते हो? मैं आजकल किसी पार्टी में। सर पिछले समय में आपने कांग्रेस को भी आपने ज्वाइन किया था, तो आपको सर क्या कारण रहा कि आपको टाइम पर टिकट नहीं मिल पाई? क्योंकि सर हम देखते हैं ना कि आपकी हर बार हाइप रहती है, बट क्या कारण रहता है कि आपको टिकट नहीं मिल पाई? ये जो देवी नगर से सारी पाइपलाइन बिछी है नहर में। जी। और ये नहर का जो सड़क के रूप में विस्तारीकरण हुआ है, चुंगी नंबर 6। सत श्री अकाल जी, स्वागत है आपका अमन संधू शो में। आज हमारे साथ एक पांवटा साहिब की फेमस पर्सनैलिटी अनिंदर सिंह नोटी जी हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रेसिडेंट हैं और पांवटा व्यापार मंडल के भी प्रधान हैं और सीनियर एडवोकेट भी हैं। और इन्होंने पांवटा साहिब के बहुत से मुद्दे ऐसे सुलझाए हैं जो कि सरकारों से भी नहीं हो चुके। तो स्वागत है सर आपका अनिंदर सिंह नोटी जी अमन संधू शो में। कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में, और आपके सभी जो भी श्रोतागण इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, देखेंगे, थैंक यू सब के लिए भी थैंक यू सर।
सर मेरा सबसे पहले सवाल है कि आप सीनियर एडवोकेट हैं, तो इस वकालत के पेशे में सर आप कैसे आए, या फिर आपका कोई पुराना अ, रिश्ता था कुछ? वैसे तो मैं 96 का लॉ ग्रेजुएट हूँ ठीक है सर। और 99 में मेरी इनरोलमेंट हो गई थी, यानी बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ, यानी विधिवत रूप से वकालत 1999 से मैं इंडिपेंडेंट शुरू कर सकता था। जी लेकिन वकील भी है जो वो अपने आप में एक सामाजिक योद्धा ही होता है। जी जी इस देश में आजादी का आंदोलन हो, उसके बाद हो, तो वकीलों की एक बहुत बड़ी भूमिका पॉजिटिव इस देश के निर्माण में, इस देश की आजादी की लड़ाई में और इस देश के सामाजिक मुद्दों को उठाने में रही। जी तो मेरा जो ज्यादा समय है वो कचहरी से बाहर इन सामाजिक मुद्दों के लिए, सामाजिक सुधारों के लिए और मानवीय अधिकारों के लिए, जी इनके जी लिए बीता। और अब पिछले कुछ वर्षों से मैं प्रैक्टिस में रेगुलर हूँ। जी। सर हम भी हमेशा आपको सामाजिक मुद्दों में ही देखते आए हैं। सर आपकी ज्यादातर गतिविधियां अभी तक आपने क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं इन पर? देखिए, वैसे तो अचीवमेंट्स का मूल्यांकन तो आम जनता ही करती है, जी और जब हम जनता के लिए लड़ते हैं, उनके अधिकारों के लिए, तो जनता को बखूबी पता होता है कहाँ कहाँ उनको लाभ पहुंचा। जी पर मैं अगर अपनी एक इंट्रोडक्शन, अब बहुत एक नई जनरेशन, जेनजी जनरेशन जी जी भी आ गई है जिनको बहुत पुरानी बातों का नहीं पता, जी 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 तो आपके इस माध्यम का फायदा उठाते हुए मैं अपनी एक इंट्रोडक्शन के तौर पे कह सकता हूँ कि बहुत छोटी उम्र में मैं जब नाहन में पढ़ता था, उसी समय हमारी जो ये मानवीय अधिकारों की रक्षा की बात थी और जो भी सोशल इश्यूज थे उनको उठाना, हमने धीरे धीरे नाहन कॉलेज में उसको सीखा, जी अपने सीनियर से सीखा, कई लोगों से हम इंस्पायर्ड भी थे। जी और सबसे बड़ा जो एक एजिटेशन जिसने फिर पौंटा साहब में एक बहुत बड़े इतिहास की रचना की, वो था पौंटा साहब के कॉलेज का मुद्दा। जी। तो हमने 1991 में इस मुद्दे को उठाना शुरू किया। उस टाइम था नहीं पौंटा साहब में यहाँ पौंटा पर? साहब में कॉलेज नहीं था, पूरे जिला में एक नाहन ही कॉलेज था। ओके जी तो पूरे डिस्ट्रिक्ट से जो स्टूडेंट्स थे वो नाहन पढ़ने आते थे, और पौंटा साहब के अधिकतर स्टूडेंट यमुनानगर या देहरादून पढ़ने चले जाते थे, क्योंकि उस समय बसें भी आज की बसें नहीं थी। जी 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 2 घंटे जाने के लगते थे, 2 घंटे आने के लगते थे। एक छात्र का 4 घंटे का बस में सफर, और बसों में भी 80-80 सवारी भरती थी, बहुत दिक्कत होती थी। और खास तौर पे जो लड़कियां थी उनको बहुत दिक्कत होती थी। मैंने जी। उस बात को महसूस किया, मेरे जो पौंटा साहब के मित्र थे हम्म। उन्होंने भी इस बात को मुझे महसूस कराया। तो हमने नाहन में, मैं पौंटा साहब कॉलेज संघर्ष समिति का अध्यक्ष रहा। तो ओके। हमने इस एजिटेशन को पौंटा साहब से पहले नाहन में शुरू किया। अच्छा और एक ऐसा मौका भी आया कि जब नाहन के, क्योंकि मैं साथ साथ पौंटा नाहन कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव की भी तैयारी कर रहा था, तो एक बार नाहन का पूरा शहर या छात्र थे वो भी कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ लामबंद एक बार हुए कि मुद्दा पौंटा साहब का है और हड़तालें और सारा संघर्ष नाहन में हो रहा है। जी जी पौंटा साहब में भी हुआ, पौंटा साहब में भूख हड़ताल हुई, मंत्रियों का घेराव हुआ, मुकदमे दर्ज हुए, और 92 तक ये बड़ा संघर्ष चला। फिर 93 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। ओके। तब तक मैं विश्वविद्यालय पहुंच चुका था, सरदार रतन सिंह जी विधायक बन चुके थे। और सरदार रतन सिंह जी को याद करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि पौंटा साहब संघर्ष समिति का जो हमने चीफ पैटर्न बनाया था वो सरदार रतन सिंह जी को बनाया था। जी और बड़ी खुशी की बात है कि उस आंदोलन में बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी खुद कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा, पर ओके। उन्होंने इस आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। जी 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 आज भी वो सभी लोग जीवित हैं, खुश हैं, खुशहाल हैं, और बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन रही। जी 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 तो 93 में फिर हमने सरदार रतन सिंह जी को इस बारे बताया कि अब सरकार से, क्योंकि कांग्रेस ने उस समय उस एजिटेशन में हमारा साथ दिया, तो हमने कहा अब तो कांग्रेस की सरकार आई है, तो लोगों को किस मुंह से हम जवाब देंगे। तो अब हमने मिलके फिर वीरभद्र सिंह जी को इस बात से अप्राइज कराया कि आप लोग हमको उस समय शाबाशी देते थे एजिटेशन करने के लिए, अब सरकार आई है, हम क्या जवाब दें। जी तो अल्टीमेटली फिर इस तरह से पौंटा साहब में 94 में ओके। ये जो कॉलेज है नोटिफाई हुआ। फिर इसके लिए जगह सिलेक्शन की बात थी, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी ने यह कहा था कि मैं कॉलेज की नोटिफिकेशन कर दूंगा, सरकार इज शॉर्ट ऑफ बजट। फिर हमने ये जो खांडसारी मिल होती थी, ये बंद पड़ी थी, इसका चयन हालांकि हमने 92 में ही कर लिया था। जी जी फिर इसके लिए यहाँ की कुछ लोकल इंडस्ट्रीज ने, खास तौर पे उस समय मालवा कॉटन इंडस्ट्रीज ने इसके सारे फर्नीचर के पैसे दिए। जी जी पहले कुछ यहाँ पर आया था कॉलेज? पहले कॉलेज यहाँ आया, ओके। अभी भी वही है, खांडसारी मिल ही है वो। ओके। ये जो कॉलेज की जगह है, यहाँ जी। पर कभी सरकारी चीनी की, खांडसारी की, खांड की, देसी खांड की मिल होती थी, जी जी बंद पड़ी थी। जी
फिर इसके लिए साइंस लैब के लिए अलग से पैसा है। ये बेसिकली लोकल सहयोग से पहले इस कॉलेज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना, बिल्डिंग पहले ही थी, उसी बिल्डिंग को ठीक ठुक किया, उसमें फर्नीचर आया। ये तो हम खैर 94 में सीधा आ गए। इसके बीच में जब नाहन में जो नाहन के लोग थे वो नाराज हुए कि आप पांवटा में जब कॉलेज खुलेगा तो सारे विद्यार्थी वहीं पढ़ेंगे, तो पांवटा साहब के जो विद्यार्थी नाहन आते हैं, कोई किराए पे कमरा लेता था, जी कोई ढाबे पे खाना खाता था, बाजार से राशन लेता था, कि वहां के व्यापार पे फर्क पड़ेगा, स्वाभाविक था। बिल्कुल। और मैं इस बात को समझता था, तो मैंने नाहन में भी एक वायदा किया कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूं तो विद इन 2 ईयर्स मैं मेरे बार बार पांवटा साहब निकल रहा है, तो मैं नाहन कॉलेज में एमए की कक्षाएं लाऊंगा। ओके। विश्वविद्यालय में जहां हमने एक लड़ाई जी। पांवटा साहब कॉलेज की लड़ी, दूसरे उसी तरफ मैंने नाहन में मैं विद इन 2 ईयर्स एमए क्लासेस लाने में कामयाब रहा। उसके लिए हालांकि बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ा। प्रेसिडेंट आप इंडिविजुअल लड़ रहे थे या किसी पार्टी से? मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो छात्र संगठन है, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, जी जी जी, उसको मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। ओके। सबसे पहले पैनल भी एनएसवी ने, या पहला चुनाव जो है वो मेरे ही नेतृत्व में जिला सिरमौर में लड़ा और जीता, बखूबी जीता, बहुत लैंडस्लाइड मार्जिन से मैं अध्यक्ष का चुनाव जीता था। जी जी। और इस तरह से एनएसवीआई जी, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में एनएसवी ने एंट्री की। हालांकि उससे पहले भी 89 में एक प्रयास हुआ था, पर उस समय फिर किसी वजह से वो प्रयास सफल नहीं हुआ था, तब हम तो बहुत जूनियर क्लासेस में थे। ओके। फिर विश्वविद्यालय के बाद जब हम पांवटा साहब में आए तो लंबा ना खींचते हुए, वैसे अब थोड़ा मैं हालिया उस पर आ जाता हूं कि उसके बाद हमने पिछले दिनों 2020 में एक बहुत बड़ी समस्या आई, जब ये 4 लेनिंग हो रही थी। तो 4 लेनिंग के दौरान सारे बाजार में निशान लग गए थे, 15-15, 20-20 फुट। और विडंबना ये थी कि कई लोगों ने लोन लेके नई नई अभी बिल्डिंग्स बनाई थी, अभी तो लोन की 2 किस्तें भी नहीं गई थी, निशान लग गया, लोग बड़े हताश थे। जो ये मेन मार्केट से 4 लाइन जा रहा है, बिल्कुल, ये जो बाता पुल से लेके सड़क का जो चौड़ीकरण था। जी जी। तो उस चीज में देखिए, मेरा एक शुरू से विजन था जी कि एक तो वो ब्रिज जो है वो पुराना हो गया। कौन से जो पुराना यमुना का ब्रिज है, गोविंद घाट ब्रिज जो है, वो पुराना हो गया था। आईआईटी रुड़की की एक रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक उसके जो नीचे बेरिंग्स वगैरह हैं वो सारे खत्म हो चुके थे। जी। एक केंद्र सरकार का उपक्रम है वेबकॉप्स, उसकी भी जो रिपोर्ट थी वो यही थी। लेकिन इस पुल को कभी तब तक रिपेयर नहीं किया जा सकता था जब तक इसको बंद ना किया जाए कुछ महीनों के लिए। जी। और हम बांगरण पुल का देख चुके थे कि बांगरण पुल कुछ दिन के लिए बंद हुआ था और कई महीनों तक वहां समस्या रही, और जबकि वो पुल इससे छोटा है। बिल्कुल। इसकी रिपेयर ज्यादा मेजर थी। तो इन सारी बातों को समावेश करके मैं प्रधानमंत्री कार्यालय तक गया। ओके। और इस पर एक मेरी पिटीशन के ऊपर एक चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश की अगुवाई में एक कमेटी फॉर्म हुई, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का भी मेंबर थे, चीफ सेक्रेटरी मेंबर थे, स्टेट पीडब्ल्यूडी उसमें मेंबर थी, एनएच डिवीजन जो स्टेट का होता है उससे एक मेंबर था, और मैं भी उसका एक मेंबर था। ओके। तो उसमें हमने इसका स्ट्रक्चर को रीडिजाइन करवाया, जबकि मुख्यमंत्री तक उस समय जयराम जी ने, हालांकि उन्होंने हमारी बात को सुना था, पर उन्होंने कहा था कि एनएच के टेंडर कभी रिवाइज नहीं होते, अब जो हो गया है वो हो गया है, आप यू आर टू लेट। जी जी। तो उस बात को गलत हमने अपने संघर्ष से साबित किया, और एक पंथ दो काज किए। जहां बाजार टूटने से बचा, पांवटा साहब को एक बहुत खूबसूरत नया पुल भी उसी बिल्कुल माध्यम से मिला। इसी तरह से पांवटा साहब में ये इनका पहले नहीं डिजाइन किया हुआ था, ये जो नहीं, ये पुल बाईपास बनाया नहीं, ये जब ये शुरू में हुआ तो ये सारा यही था, गोविंद घाट बैरियर को होके ही 4 लेनिंग का। और हमने कहा कि वहां तो बॉटल नेक हो जाएगा जी, वो जगह तो हमेशा आप सड़कें कितनी चौड़ी कर लें, पुल तो उतने का उतना ही है, बिल्कुल, तो जाम लगेंगे, शहर भी टूटेगा, ऐतिहासिक शहर है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए फिर जब ये रीटेंडरिंग हुई और सारी रीडिजाइनिंग हुई सड़क की, तो उसमें फिर ये मेरा सजेशन था। हालांकि मैंने ये जगह उसमें नहीं सजेस्ट की थी, पर इंजीनियर्स हैं वो मेरे से बेहतर जानते हैं, मैंने उसके लिए जगह कहीं और बोली थी नए ब्रिज के लिए, पर उसके आसपास ही उन्होंने अपने हिसाब से इसको बवेजा पेट्रोल पंप से टर्न दिया जी। और ये उसके बाद नया पुल स्वीकृत हुआ, नया पुल बना भी, और
खुशी की बात है कि ये बगानी पुल की तरह अधर में नहीं लटका हुआ, ये हम्म। उसके बाद शुरू हुआ और बिल्कुल उससे पहले खत्म हुआ, सुचारू रूप से चल रहा है और इसका लाभ जो है पोंटा जनता साहब को मिल रहा है। और थोड़ा सा इस बात को और विस्तार देते हुए कहूंगा कि इससे अगर आप लोग नोट करेंगे, जो लोग पहले टूरिस्ट वाया यमुनानगर हरे यूपी होके ही हरिद्वार, चार धाम, हेमकुंड वो साहब अभी की इधर तरफ से को जाते थे, अब वो दोबारा पोंटा साहब की तरफ मुड़ने लगे बिल्कुल इस एक्सप्रेस वे की वजह से। और यही हमारा मोटिव भी था कि पोंटा साहब में जो आवागमन है टूरिस्ट का वो कम हो रहा था दिन बिल्कुल। प्रतिदिन ट्रैफिक कंजेशन के जी कारण, जी जी जी। उसका भी इससे समाधान हो गया। और सर एक छोटी सी बात चाहूंगा कि जो ये ग्रीन टैक्स लगा है इसको कैसे देखते हो आप? ये ग्रीन टैक्स भी है, आगे जाके टोल भी है, कि आम बंदा तो इसी में परेशान है? देखिए, मेरी जो सोच है हाँ वो जी। प्रोग्रेसिव है। ओके। मैं टैक्स का विरोधी नहीं हूं, मैं ये हूं कि अगर टैक्स ग्रीन टैक्स के नाम से लिया गया तो वो लगाया कहां जाता है, जी बड़ा सवाल ये है। जी। जैसे गौ रक्षा के लिए टैक्स तो इकट्ठा हो रहा है गाय से, पर वो तो सड़कों पे गाय ही है। सड़कों पे है, बिल्कुल। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए वो कहां लग रहा है? और स्पेशली ग्रीन टैक्स जिस एरिया में कलेक्ट हो रहा है, अगर वो कुल्हाल के आसपास हो रहा है हम्म। तो वो फिर एरिया स्पेसिफिक नहीं, वो हिमाचल में भी खर्च हो, हम्म। उसके लिए फिर उत्तराखंड पर्यावरण बिल्कुल। एक नदी हम्म। दो स्टेट को भौगोलिक रूप से बांट रही है एक सरकारी बिल्कुल। विभाजन से, जी अदरवाइज पर्यावरण तो एक ही है ना, जी जी पार जी। का और आर का। तो इसी एरिया में 8, 10, 20 किलोमीटर के एरिया में उस सेस को अगर खर्च किया जाता है, सेस अच्छा है, वरना इसको हटा दिया जाना चाहिए। नहीं, आप इसको ऐसे नहीं देखते कि थोड़ा गैप ज्यादा होना चाहिए, कि पहले यहाँ पे 100 रुपए दो, 4 किलोमीटर बाद फिर 100 रुपए का NHAI का है, कि ये तो नहीं होना चाहिए? देखिए, इसमें मेरा पक्ष अलग है। जो टोल टैक्स की आपने बात की, जी जो हमारे नौजवान कोई देखेंगे प्रोग्राम, उनके लिए, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का छात्र रहा हूं, जी भारत एक कल्याणकारी राज्य है। जी इंडिया इज अ सोशल वेलफेयर स्टेट। जी। और सोशल वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा है उसको पिछले कुछ समय से, हम्म क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी में नहीं कोई पॉलिटिकल पढ़ना चाह रहा, हम्म पर पिछले कुछ समय से सरकारें ये चीज भूल गई हैं। जब एक सोशल वेलफेयर जो स्टेट होती है, कल्याणकारी राज्य, वो अपने यहाँ अपनी जनता को बहुत सी सुविधाएं बिल्कुल। फ्री में मुहैया कराता है। जी जी जी। अब सरकारें सड़क का अगर विकास का श्रेय ले रही हैं, ये सड़क तो फिर हमारे पैसे से बनी, सही बात है सर। हमारे टोल टैक्स से उसका कर्जा वापिस हो रहा है। बिल्कुल। तो ये फिर अगर सरकार, इसका कोई भी सरकार है, अगर वो जहां टोल टैक्स लगाती है फिर वो विकास का श्रेय ना ले, क्योंकि वो विकास तो हमारी जेब से हो रहा है। बिल्कुल। तो मैं टोल टैक्स का इस नाते विरोधी हूं जी। कि बहुत सी जो सुविधाएं हैं, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सही है। सड़कें, बिल्कुल। ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जी जी और ये सरकारों का बिना टैक्स के भी दायित्व होना चाहिए। और वैसे भी जब सरकार किसी चीज को बनाती है, वो भी कहीं ना कहीं हमारा ही टैक्स है। जी जी हम जी। कार खरीदते हैं, उस पर हम टैक्स देते हैं। बिल्कुल। हम कार की नंबर प्लेट तक जब लेते हैं, उस पर भी टैक्स हम देते हैं। हम कार में तेल डलवाते हैं, हम उस पर रोज टैक्स सर, हम देते कोई हैं। टॉफी ले रहे, नमकीन ले रहे, सब पे टैक्स दे रहे हैं, और अगर हम कुछ सरकार से मांगने लगते हैं तो कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। बस यही तो मेरा, आम बंदा तो टैक्स दे रहा है, वो तो कभी नहीं कहता मैं मेरी जेब में पैसे नहीं है, बट सरकार कह देती है हमारे पास फंड्स नहीं है। यही हाँ जी यही मेरी अवधारणा है इस मामले में, कि सड़कें जितनी मर्जी अच्छी बने, जी इसके लिए जो और भी कंट्रीज हैं उसका मॉडल देखा जाए, वहां पर इस टाइप के टैक्सेस बहुत कम है। सरकार जब एक लेवल पे टैक्स ले रही है हमसे, जी। अगर परिवहन की बात करें तो जो उस पे कार चलती है वो रोज ही टैक्स दे रहा है सरकार को। बिल्कुल। पेट्रोल डलवाता है, डीजल डलवाता है, डेली टैक्स दे रहा है। जी। साल के बाद इंश्योरेंस पे टैक्स दे रहा है, टोकन टैक्स या रोड टैक्स दे रहा है। बिल्कुल। तो उसी से ही इसको बनाया जाए और जनता के ऊपर ये बोझ ना डाला जाए, और अगर डाला भी जा रहा है तो इसको और मिनिमाइज करें, जी। सड़कों की गुणवत्ता बढ़े। बिल्कुल ये मेरा, बिल्कुल। सर, हमें कल ही आजादी दिवस मना के हटे हैं, ठीक है, सबने फ्लैग्स भी लगाए हैं, सब कुछ किया है, बट आजादी हम सिर्फ इसको तो नहीं मान सकते। पेपर यहाँ पर लीक हो रहे हैं, ठीक है, सड़कें यहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं है, करप्शन यहाँ पर चल रही है, तो हम आजादी, इस चीज में आप किसको आजादी मानते हो? देखिए, वैसे तो आजादी एक दिल का एहसास है। जी उस एहसास को जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से आज
भौगोलिक रूप से या पॉलिटिकली हम आजाद हैं। नहीं सर, वही है कि जिन्होंने अपना खून दिया, ठीक है, फांसी पर भी चढ़े, इतना कुछ किया, वो आज का टाइम देखते हैं अगर, तो वो भी सोचेंगे कि हमने इनके लिए आजादी दी है। डेफिनेटली जी जिस तरह की अवधारणा स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी जी रही जी होंगी, जी जी हो सकता है उन लक्ष्यों को हासिल करने में बिल्कुल। हम पीछे रहे हों, लेकिन एक आजाद देश के नागरिक के रूप में हम्म, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकारें जो भी हो, बिल्कुल बियॉन्ड पॉलिटिकल बाउंड्रीज, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसको एक अतीत में भी झांकते हुए कि किस तरह से आज़ादी मिली है और लोगों की क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बिल्कुल। और समय के साथ हमको कैसे आगे बढ़ना है, जी जी उन जी सारी चीज़ों को समावेश करके ही सरकारों को अपनी नीतियों का निर्माण करना चाहिए। और नीतियां जो हैं जी वो जनता को ध्यान में रख के बनाई जाए, जी वो किसी औद्योगिक घराने को, किसी बिल्कुल व्यक्ति विशेष को, बिल्कुल। किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं को, जी जी उनको लाभ पहुंचाने के लिए नहीं। जी जी आजाद देश में हर नागरिक हम्म, सरकार की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसके एक सेंटर में होना चाहिए और उसी को लक्षित करके सरकार की नीतियां बननी चाहिए। ठीक है सर, आप पोंटा साहिब की राजनीति को कैसे देखते हो कि पोंटा साहिब में जो आजकल हलचल चल रही है, कांग्रेस बीजेपी को टारगेट कर रही है, बीजेपी कांग्रेस को टारगेट कर रही है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस नहीं फंड्स दे रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि हमसे फंड्स आए हैं बट बीजेपी ने यहाँ पर लगाए नहीं है। तो इस पर सर आपका क्या कहना है सर? देखिए, एक तो आपका जो क्वेश्चन है बहुत वाइड है। जी इसमें एक तो कोई स्पेसिफिक आप पॉइंट, इसके बाद अभी इतना मैं आपका उत्तर दे देता हूँ, वैसे जी कोई इसका स्पेसिफिक पॉइंट होगा तो उसमें मुझे आसानी रहेगी। जी पर यह आरोप प्रत्यारोप पोंटा साहब की बात नहीं है, भारतीय राजनीति का एक आम, हम परिप्रेक्ष्य में भारत के देखें तो हर जगह यही हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेम गेम। जी 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 ब्लेम गेमिंग चल रही है। ब्लेम गेम चल रही है। मेरा तो ये मानना है कि फॉरेन कंट्रीज की तरह जो भी सरकार है, अगर अपोजिशन उस पर जब कोई आक्षेप लगाती है तो वो अपने टाइम का, जब वो सत्ता में रही, अपना भी एक व्हाइट पेपर रिलीज जी करे कि उनके समय में कितना बजट आया, कितना बजट खर्च हुआ, किस किस मद में हुआ, जी हेल्थ में कितना खर्चा, एजुकेशन में कितना खर्चा, और फिर वो बताएं, जी वो रिटर्न में हो, ताकि फिर आंकड़ों का मकड़ जाल ना हो। भाषण में आंकड़े रोज बदलते हैं, जी ताकि एक रिटर्न पेपर पब्लिक के सामने आए और कोई जी अपनी बात से मुकर ना पाए, उस पर बकायदा हैंड एंड सील हो, जो नेता उसको जारी करे उसके हस्ताक्षर हो, बिल्कुल। ताकि, और उसके साथ उसका एफिडेविट हो। मैं तो एक वकील होने के नाते भी कहूंगा कि कोई भी, इवन मैं तो कहता हूं जो मैनिफेस्टो भी जारी हो, जी उसके साथ एक एफिडेविट, स्वॉन एफिडेविट होना चाहिए कि हम इसको कितने टाइम में पूरा करेंगे, और अगर हम पूरा नहीं करते तो क्या दंड के हम अधिकारी होंगे। जी वरना तब तक ये ब्लेम गेम चलती ही रहेगी और बिल्कुल जनता मूर्ख बनेगी या देखती रहेगी या लाचार रहेगी। बिल्कुल। सर आप किस पार्टी को प्रेजेंट करते हो? मैं आजकल किसी पार्टी में नहीं हूं। ओके सर, पिछले समय में आपने कांग्रेस को भी आपने ज्वाइन किया था, तो आपको सर किस वजह, क्या कारण रहा कि आपको टाइम टाइम पर टिकट नहीं मिल पाई? नहीं, मैंने कांग्रेस को तो ज्वाइन अगर कहें तो युवावस्था में, जब मैंने जी 1988 में ही जी जी एनएसवी की सदस्यता ली। जी उसके जी बाद मैं एनएसवी में विश्वविद्यालय में भी इलेक्शन लड़ा और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सबसे अधिक वोट बिल्कुल एनएसवी में लेने वाला मैं कैंडिडेट हूँ। बिल्कुल। जॉइंट सेक्रेटरी का, मैंने सेक्रेटरी का कह लीजिए चुनाव लड़ा था। क्योंकि सर हम देखते हैं ना कि आपकी हर बार हाइप रहती है, बट क्या कारण रहता है कि आपको टिकट नहीं, नहीं मैं मिल पा वही रही बता है? रहा हूँ कि हाँ जी मैंने वैसे कांग्रेस में हर स्तर पे काम किया, फिर जी मैंने, और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहा जी एनएसवी का सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ। जी उसके बाद युवा कांग्रेस में जब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रदेश के अध्यक्ष बने तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मैंने 2 बार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ जी निभाई। उसके बाद फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी तो विधायक बन गए। उसके बाद मैं प्रदेश कार्यकारिणी का, एग्जीक्यूटिव कमेटी का, पीसीसी में ओके मैं नॉमिनेटेड मेंबर रहा, बहुत वरिष्ठ लीडर्स के साथ और बहुत कम आयु में। ओके जिला कांग्रेस कमेटी का मैं जनरल सेक्रेटरी रहा। उसके बाद मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सीनियर सेक्रेटरी बना, सेक्रेटरीज की लिस्ट में मेरा पहला नंबर था। जी और 3 बार मैं लगातार सेक्रेटरी नॉमिनेट हुआ। और 2022 में मैंने
हमने सामूहिक तौर से ओके, किसी कारणवश कांग्रेस को छोड़ के हम दूसरी किसी पार्टी में गए। ठीक, तो टिकट एक भाग्य की बात है, और टिकट में डेफिनेटली मेरा 2007 से जी, पैनल में भी नाम होता था, फाइनलिस्ट भी रहा हूँ। 2007 में टिकट एक बार कह लीजिए कि जो लिस्ट प्रिंट हुई थी उसमें मेरा नाम भी था। 2012 में भी कमोबेश यही स्थिति थी, जी। पर किसी कारणवश सर, टिकट नहीं कारण मिलता बता था। सकते हो? कारण 2007 में तो कारण ये रहा था कि मेरे मनिंदर सिंह पंधेर मेरे रिश्तेदार हैं, तो अच्छा, निठारी कांड नया नया हुआ था, जी, उसका बहुत शोर था। अच्छा जी, और उस वजह से जब दिल्ली हाईकमान में मेरे जो प्रतिद्वंदी थे उन्होंने इस बात को पहुंचाया, पार्टी डरी हुई थी, ओके, और 2007 में ऐन मौके पे इस काट दिया गया टिकट। 2012 में भी लगभग यही कारण बना। खैर अब तो समय की बात है, वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं, ओके, और मेरा वैसे भी इस बात से कोई लेन देन तो था नहीं, लेकिन राजनीति है, जी, कहीं ना कहीं असर डलता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे से थोड़ा घबराती थी, जी। तो ये कारण रहा है। अब तो ऐसा कोई कारण है नहीं। सर, 2022 में आपने आम आदमी का भी प्रचार किया है। आम आदमी पार्टी में भी लगभग यही कारण रहा, लास्ट में जाके उनको भी यही लगा, क्योंकि तब तक अभी न्यायालय में उनके केस चले हुए थे। जी, तो मेरा जो सरनेम है पंधेर और जो रिश्तेदारी है उस वजह से उसका डेफिनेटली उन पे भी असर था। और दूसरा, आम आदमी पार्टी ने लास्ट में जाके हिमाचल प्रदेश को सरेंडर ही कर दिया, तो उनका सारा जो ध्यान था ओके, वो गुजरात में चला गया। ओके, जो उनके प्रभारी थे सतिंदर जैन, वो 29 मई को पौंटा साहब आए थे। मैंने बड़ा अच्छा उनका एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। 30 मई को जी, 2022 को ईडी जी, उनको अरेस्ट कर लेती है। उसके बाद से आम आदमी पार्टी जो अपनी दिशा थी या जो लक्ष्य था या जो उनका स्कीम थी हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ने की, वो लक्ष्य से ही वो भटक गए। फिर अपना जोड़ा सा उठा के वो गुजरात को ट्रांसफर हो गए। जी, तो फिर उन्होंने जितना भी जोर है वहां लगाया, हिमाचल को हिमाचल के हवाले छोड़ दिया, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, बाकी सबको मालूम ही है। ओके। तो फिर आपको भी सरेंडर करना पड़ा? कोई हालत ही नहीं थी आम आदमी पार्टी में कोई चुनाव लड़ने की, या कोई जी, कोई जी, हालत ही नहीं थी। जी, जी। ओके, सर, पौंटा साहिब का आने वाला विजन क्या देखते हो? क्योंकि पौंटा साहिब को हिमाचल से नजरअंदाज किया जा रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो डेवलपमेंट ऊपर हिमाचल में हुई हुई है यहाँ पर वो डेवलपमेंट हुई नहीं है। तो इसका कारण आप क्या समझते हो? एक बहुत पुरानी कहावत है हाँ जी, कि जब तक बच्चा ना रोए तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। सही बात है जी, तो वो कमी अगर कहीं ना कहीं है तो हम पौंटा साहब के निवासियों को अपने अंदर झांकना चाहिए। बिल्कुल, अगर किसी एरिया के लोग अपने लिए सरकार का ज्यादा ध्यान खींचने में सफल रहे, जी, ज्यादा बजट लाने में सफल रहे, तो ये उन लोगों की अचीवमेंट है। जी, लेकिन आप विजन की जो बात कर रहे थे, 2017 में मैंने ब्लूप्रिंट विजन 2030 नाम से ओके, एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था। हिमाचल तो क्या मैं कहूंगा, तब तक हिंदुस्तान में अपनी तरफ का पहला प्रयोग था, अच्छा जी, जिसको कॉपी बाद में इस नाम को विजन डॉक्यूमेंट के नाम से 2022 के चुनाव में बीजेपी ने भी इस नाम से प्रदेश स्तर पे कोशिश की थी एक विजन डॉक्यूमेंट जारी करने की। पर जो पहला प्रयास इस तरह का था, ब्लूप्रिंट वर्ड या ओके, ब्लूप्रिंट विजन 2030, हमने एक पूरा यहाँ पर कॉन्क्लेव किया, ओके, लोगों की राय जानी, पौंटा साहब के लोगों की पौंटा साहब में क्या अपेक्षाएं हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं, जी, भविष्य की जरूरतों के बारे में, भविष्य की मुसीबतों के बारे में, भविष्य के चैलेंजेस के बारे में वो क्या जी, जी, चाहते हैं, समझते हैं, उनका क्या नजरिया है, उस सब को हमने पेन डाउन किया। उसमें हजारों लोगों के विचार थे, कुछ ने जी, वहां बोल के बताए, कुछ ने लिखत में हमको सजेशंस दिए, और कुछ मेरे अपने दिमाग की उत्पत्तियां भी थी। जी, हमने एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। ओके, और ये ठीक है कि मैंने जहां जहां वो डेवलपमेंट हुई, मैं आज बता देता हूं, मैंने वहां जाके कोई वीडियो नहीं बनाए, बहुत फोटो नहीं खिंचवाई, लेकिन जैसे पौंटा साहब का, उसमें हमने बहुत चीजें, हमने उसमें पौंटा साहब से रिलेटेड एजुकेशन, एग्रीकल्चर, जी, हेल्थ, जी, इंडस्ट्री, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, ओके, हर मुद्दे को हमने टच किया। और टूरिज्म से रिलेटेड मैं बता सकता हूं कि हमने ललित जैन जी के टाइम पे जी, फॉरेस्ट के फंड से ये कूड़ेदान यहाँ सारे फेंके होते थे, यमुना पार्क जो आज है इतना खूबसूरत है, तो इसको हमने सैंक्शन करवाया।
आज ये धरातल पे है। हमने इसका एक नक्शा बना के, उस समय एक हमारे यहाँ लोकल आर्किटेक्ट थे। ये किस टाइम की बात है सर? ये 2019 की बात है। ओके तो ललित जैन जी उस समय डिप्टी कमिश्नर सिरमौर थे, जी। तो उनके माध्यम से हमने एक मैप बना के हम लेके गए थे। हमने इसको दिखाया कि जी ये जगह ऐसी दिखती है और हम यहाँ पर बहुत बड़ा एक ध्वज लगा सकते हैं, पार्क बना सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से ही बधाई भी दूंगा, वहां पर एक पांवटा साहब के लोकल मॉर्निंग जॉगर्स ग्रुप के नाम से एक ग्रुप है, उन्होंने उसको सिर्फ मेंटेन नहीं किया और अपग्रेड किया। दिन प्रतिदिन वहां नए नए प्रयोग हो रहे हैं और आज 15 अगस्त को वहां राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया। आज सर सुखराम जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि हमने करवाया है ये पार्क। मैं तो डाटा आपको बता सकता हूँ, जी। अगर उनके पास कोई डाटा है वो बता देंगे। उसी के साथ हमने फिर वो साथ में ये भी बता देंगे कि फिर देई साहिबा का पार्क क्यों ना बन पाया, जी जो आज तक नहीं बना। वो CSR से बनना था, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फंड से बनना था, वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से बनना था। मुझे DC साहब ने उसका RP तिवारी जी को मेंबर भी बनाया था। जी। ज्ञान सिंह चौहान जी उस समय इसमें थे डायरेक्टर थे, जी। और नाहन में अफसर वो थे, जिला के अफसर वो थे, उद्योग महाप्रबंधक वो थे। तो उनको ये जिम्मेदारी थी कि वो CSR का फंड लाएं, जी। और मैं और तिवारी जी उसमें पर्यवेक्षक थे या मेंबर थे, जो भी व्हाटसोएवर। उसकी कभी ना कोई मीटिंग हुई और वो पार्क कभी नहीं बन पाया, जबकि दूसरा पार्क वो था। तीसरा मैंने जो उनके माध्यम से, बल्कि बडालिया साहब ने वर्बली ऑफिसर्स को बोला था कि जो ये विजन डॉक्यूमेंट है, ब्लूप्रिंट विजन 2030, इसको एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट के रूप में डिस्ट्रिक्ट सिरमौर या खासकर पांवटा साहब के पर्सपेक्टिव में जो ऑफिसर हैं वो इसको धरातल पे लागू करें। ये जो देवी नगर से सारी पाइपलाइन बिछी है नहर में, जी, जी, और ये जी। नहर का जो सड़क के रूप में विस्तारीकरण हुआ है, चुंगी नंबर 6, ये तो देवी नगर से पाइप डलता नहीं गया मतलब जो ये जी, बिल्कुल आ रही बिल्कुल। और ये सारी यहाँ केदारपुर तक जी, जो जी, आ जी, रही है, जी जी ये भी उसी ब्लूप्रिंट विजन 2030 का 2017 का लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है। सारे पत्रकारों को यमुना शरण महोत्सव में कॉपी दी गई थी, मैं उसको बदल नहीं सकता, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ओके उसकी कॉपी पब्लिक डोमेन में 2017 से है, तो मैं उसमें ना कुछ नया डाल सकता हूँ ना कुछ बदल सकता हूँ। जी जी। और मैं वैसे उसकी कॉपी आपको भेज दूंगा इस इंटरव्यू के बाद। तो हमने देहरादून की जो नए विचार हैं, हमारे आसपास ही नए विचारों के लिए स्थान होता है। जरूरत भी हमारे आसपास घूम रही होती है, तो नया आविष्कार भी हमारे आसपास ही होता है। तो देहरादून में जो ईस्ट कनाल रोड थी, बिल्कुल वो कभी इसी तरह से देहरादून में अलग अलग जगह पे, शहर के बीच में पहले नहरें बहती थी, शहर के बीच में क्योंकि बाग बगीचे थे, लेकिन जैसे जैसे शहर का विस्तार हुआ और नई सड़कों की जरूरत पड़ी, बाईपास की जरूरत पड़ी, तो फिर वो उसको पाइपलाइन से कवर करके सड़कों को चौड़ा कर दिया गया जी। तो उस तर्ज पे हमने इसको किया, और ये IPH के माध्यम से पूरा हुआ। बट इसकी जो शुरुआत है या इस आईडीए का जो सृजन है, वो ब्लूप्रिंट विजन 2030 डॉक्यूमेंट से ही हुआ था। ओके। तो और उसमें आप कितने लोग थे? आप और भी थे कोई? उसमें बहुत लोग थे। ओके। विजन डॉक्यूमेंट पेन डाउन मैंने अपने हाथ से किया था जी। और उसको यमुना शरद महोत्सव में जो बडालिया साहब थे, डिप्टी कमिश्नर ऑफ दैट टाइम, उन्होंने उसको अवलोकन किया, उसको वहां पर मतलब पब्लिक को समर्पित किया, और उसकी सारी कॉपीज उसी समय वहां पर जो पांवटा साहब के प्रबुद्ध पत्रकार थे उनको एक एक कॉपी उसी समय दे दी गई थी, और वो पब्लिक डोमेन में है। हाँ, दुख की बात है कि ऐसा डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में था तो सुखराम जी हो या और भी कोई भी लीडर्स हो, उनको उसको पढ़ के उसमें जो भी अच्छी चीजें थी, जो बुरी थी छोड़ देते, जो उसमें अच्छी चीजें थी उसमें पांवटा साहब के 200-300 प्रबुद्ध लोगों के सामूहिक विचार थे, या उसका एक पूरा निचोड़ था जी। उसमें हमने इंजीनियरिंग साइड से लोग लिए, एजुकेशन की बात थी तो जो बेस्ट टीचर्स थे उनके सुझाव लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी तो हमने इंजीनियर्स को लिया, हेल्थ की बात थी डॉक्टर्स को लिया, और अगर टूरिज्म की बात थी तो टूरिज्म से रिलेटेड जो उसका जो निचोड़ आया वो विजन डॉक्यूमेंट है। अब उसमें और भी बहुत ऐसे काम हुए हैं, हालांकि बहुत काम नहीं हुए, बहुत बड़े बड़े काम है। हमने उसमें पांवटा रेल लाइन की बात की थी, पांवटा रेल लाइन की बात को 2009 से मैं उठा रहा हूँ। जी 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 सर, 2007 से, सॉरी। ये बात अभी तक कहाँ तक पहुंची है? क्योंकि जिससे भी बात होती है सारे कहते हैं कि आनी चाहिए, बट ये रुकी भी क्यों है? रुकी हुई नहीं है, ये कभी चली ही नहीं।
प्रॉब्लम ये है अच्छा कि पांवटा साहब में बड़े बड़े बाहर से जो नेता आते हैं, मुद्दा जी। 2007 में हमने गर्म कर दिया। जी, इसके भी चीफ पैटर्न हमने सरदार रतन सिंह जी को बनाया। मैं पांवटा रेल लाइन आप संघर्ष भी समिति इसके का प्रेसिडेंट अध्यक्ष रहे हो। आज भी हूँ, जी, चाहे कागजों में हूँ, उस पर कोई काम आज ज्यादा नहीं हो रहा, मैं श्रेय लेने की कोशिश भी नहीं करूंगा। ओके। सभी पत्रकार भाई जो उस समय पत्रकारिता के क्षेत्र में थे, वो उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे, क्योंकि जी। हम चाहते थे कि मुद्दा हाईलाइट और किया पांवटा जी, साहब के पत्रकारों ने। उसका ये फायदा हुआ कि सबसे पहले हम धनीराम शांडिल जी जो उस समय सांसद थे, उनको समझाने में कामयाब रहे कि इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए, और पांवटा साहब में अगर रेल लाइन आती है तो मैं आपके माध्यम से भी, अगर दर्शकों से भी आपके बात करूं, चार धाम जो यात्रा है जी, उसके लिए सभी लोग जो आके हैं वो हरिद्वार या ऋषिकेश से टैक्सीज लेते हैं। सही है। और चार धाम में जो भी टैक्सीज हैं, सबसे पहले वो यमुनोत्री जाते हैं लोग, यमुनोत्री से फिर वो गंगोत्री जाते हैं, देन केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। ये इसका सीक्वेंस है जी। यमुनोत्री सबसे नजदीक, ऋषिकेश से भी ज्यादा नजदीक जो है वो पांवटा साहब से है। यमुनोत्री पांवटा साहब से सिर्फ 160 किलोमीटर है। शिमला को टाइम ज्यादा लगता है, यमुनोत्री को कम लगता है। बहुत लोगों को कम जानकारी है, जाते नहीं। इसका क्या रूट है फिर? ये देहरादून कह रहा हूँ, हरबटपुर से होके उसको जो यमुना के साथ साथ ही रोड है, नौगांव वगैरह होके, जी जी जी, बरकोट, नौगांव, जी 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 जी, तो यमुनोत्री मार्ग है पूरा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हरबटपुर के 3-4 किलोमीटर आगे से ये रास्ता बिल्कुल मुड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कम से कम मैं ऐसा देख पाता हूँ, सोच पाता हूँ कि अगर पांवटा साहब में रेल आ जाती है तो यहाँ पर 500-700 हजार टैक्सीज का एक नया रोजगार जुड़ेगा, एक रोजगार हो जाएगा। इसी के साथ में एक डर, यहाँ लोकल ट्रक यूनियन को बहुत डर लगता है कि अगर पांवटा साहब में ट्रेन आएगी उनका काम तो थोड़ा उनका, ये बिल्कुल गलत बात है। जितने बड़े इस देश के ट्रांसपोर्ट एरियाज हैं वो वहां है जहां पर रेल कनेक्टिविटी है। अगर रेल कनेक्टिविटी आएगी, फिनिश्ड गुड्स कभी भी ट्रेन से नहीं जाती, वो कॉस्टली पड़ती हैं, कच्चा माल आता है। बिल्कुल फिनिश्ड गुड्स है। यहाँ पर नई इंडस्ट्री आएगी, नए कारोबार आएंगे, हो सकता है जिसके बाद 5 ट्रक हो, 5 टैक्सी भी डाल ले, उसको भी एक नए रोजगार का वो मिलेगा। तो हमने उस समय की जो लीडरशिप थी उनको समझाया। थोड़ा सा अगर आपके पास समय हो तो मैं इसको कोई बात नहीं सर, खुल के बोलिए, ताकि जहां से ये बात खत्म हुई है या ढीली पड़ी है, वहां से उस स्ट्रिंग को वहीं से जो भी नेता आज इसका श्रेय लेना चाहता है वो यहां से उठा ले। उसके बाद जो 2009 का रेलवे बजट था, तो रेलवे बजट में मर्ज कर दिया जी। तो पहले रेलवे बजट अलग आता था, तो रेलवे बजट में हमने सारा इसका जो डाटा है, आंकड़ा है, वो धनीराम शांडिल जी को प्रोवाइड करवाया। ओके। उन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे को, इस पे कम से कम 25 मिनट का पांवटा रेल लाइन पे भाषण दिया। ओके। मैं बताना भूल गया, तो उससे पहले लालू प्रसाद जी शिमला आए, हिमाचल में किसी एक लाइन की बात है, ये 2008 की बात है। ओके। तो वो शिमला आए, पीटर ऑफ में ठहरे विद फैमिली। तेजस्वी यादव भी उसमें बहुत छोटे थे, उस टाइम शायद वो रेल मंत्री भी थे, रेल मंत्री ही थे। जी जी जी। तो हम पांवटा साहब से एक डेलीगेशन लेके गए जी, और उस डेलीगेशन के साथ धनीराम शांडिल जी को लेके हम लालू प्रसाद जी से मिले। ओके। हमने उनको एक नक्शा बनवाया था, गोरखपुर के एक इंजीनियर थे, गोरखपुर में सबसे बड़े जो इनका जहां कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जी जी, ये मैं एग्जैक्ट तो नहीं बोल पाऊंगा, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के जो भी, तो गोरखपुर एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर इंजीनियरिंग से रिलेटेड इनके ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो वहां डिपो टाइप, हाँ, तो हमने ढूंढ के, और फिर हमने यहाँ लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिजर्व फॉरेस्ट का नक्शा लिया, इधर का और देहरादून तक का। ओके सर। उससे, उस इंजीनियर की मदद से हम जो समझ पाए, उस समय हमारे पास एक बहुत बड़ा मुद्दा था, देहरादून से सहारनपुर के लिए डायरेक्ट रेल लिंक बनना था। अगर आपको मालूम हो, अभी देहरादून से वाया लक्सर जी, हरिद्वार घूम के सहारनपुर है, बिल्कुल, वो 132 किलोमीटर है, बिल्कुल, जबकि सहारनपुर से देहरादून की दूरी 60-65 किलोमीटर है वाया मोहंड। बिल्कुल, ये बात है। तो एक सीधी रेल लाइन की बात हो रही थी, लेकिन उस समय किसी पर्यावरणविद ने 1995 में सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में स्टे ले लिया। ओके। स्टे लिया तो वो रेल लाइन अधर में चली गई, फिर वही ब्रिटिश टाइम की वो जो लंबी ट्रैक था वही चला रहा। तो हमने ये समझाने में हम कामयाब रहे कि अगर देहरादून से वाया पांवटा सहारनपुर को कनेक्ट कर देते हैं तो ये जो दूरी है 132 किलोमीटर के बनिस्बत, ये तब भी 35 और 60 95 किलोमीटर के करीब ये बनती थी। और इसका जो रेलवे स्टेशन है वो बाता मंडी में बनता है।
बिना शहर को नुकसान पहुंचाए। जैसे ये नया पुल बना है जी ऐसे ही एक पुल टनल से सीधा बाता मंडी आएगा, सतीवाड़ा बाता मंडी। सर, फिर तो वैसे फॉरेस्ट काफी कटेगा, नहीं कटता ना क्योंकि इसमें। ये तो हाईवे ही आ गया देहरादून से पोंटा साहिब, बाकी फिर रूट कौन सा नहीं, रहता ये है? आसन नदी में जैसे ये हाईवे बना, कोई पेड़ जी नहीं कटा, जी जी क्योंकि इसको आसन नदी के जी साथ साथ इसको बनाया, कोई इसमें पेड़ नहीं कटा, लैंड हम्म। एक्विजिशन जरूर हुई है। हम्म। समझ लीजिए कि उस समय तो ये हाईवे नहीं था। जी सर। तो इसी तरह से ही इस ट्रेन को यहां आना था। ओके। कुल्हाल के पास इसमें एक टनल प्रस्तावित थी, जो उन इंजीनियर के साथ बैठ के हम समझ पाए कि एक टनल की जरूरत पड़ती। ओके। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये बादशाही बाग की तरफ तो सारा, हम बादशाही बाग अगर बाई हाँ, रोड तो जाते हैं प्लेन तो एरिया 20 किलोमीटर है, बिल्कुल जबकि सतीवाड़ा से बादशाही बाग क्रो फ्लाई डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। बिल्कुल बीच में कोई जंगल नहीं, कोई पेड़ नहीं, और फिर हम्म। सहारनपुर तक कोई पेड़ नहीं है, सब खेती वाली जमीन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा जो कंसेप्ट था, हमने लालू प्रसाद जी को भी समझाया। इधर से वैसे ये हरियाणा में जानी थी या फिर यहीं तक? नहीं, ये सहारनपुर में जाती, क्लेसर से ये जा ही नहीं सकती। जो लीडर्स बार बार डिमांड करते हैं कि इसको बद्दी से जोड़ दो और इसको यमुनानगर से जोड़ दो, जी, वो हो मैं नहीं समझता हूं वो संभव है। ये जो सहारनपुर का हमारा जो वो था, इसीलिए तो हम लक्ष्य से भटक गए। लीडर डिमांड ही वो करते रहे जो डिमांड फिजिबल नहीं है। किसी ने आज तक रिजर्व फॉरेस्ट का नक्शा तो उठा के देखा नहीं। मैंने तो नक्शा पढ़ा जी उस समय, बहुत यंग मिस्टर पुष्पिंदर राणा यहाँ डीएफओ थे, जी अब बहुत बड़े ओहदे पे हैं। उसके बाद अमेरिका में जाके और आगे वो पढ़ाई करके आए फॉरेस्ट्री में। पुष्पिंदर राणा बहुत यंग डीएफओ थे, उनमें इंटरेस्ट था। तो हमने जितने भी यहाँ सर्वे ऑफ इंडिया के मैप इनके पास थे वो मैप निकलवाए, सारे मैप्स को देखा। ओके। वो मैप्स इंजीनियर को गोरखपुर भेजे, उसने मित्रता के नाते उसका एस्टिमेटेड बजट हमको बना के भेजा कि अगर ये इतने इतने किलोमीटर बनता है, ये इसका बजट है। वो हमने लालू प्रसाद जी को दिया। जी। फाइनली जब लोकसभा में स्पीच हुई तो डायरेक्टर जनरल पब्लिक ग्रीवेंसीज एक पद होता है रेलवे में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में। ओके। मिस्टर केपी यादव उस समय डायरेक्टर जनरल पब्लिक ग्रीवेंसीज थे। फिर वहां मुझे ऑथराइज किया गया ग्रीवेंसीज नोट करवाने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ द पब्लिक ऑफ पोंटा साहब। सर, ये किस टाइम की बात? ये 2009 की बात है। उसके अच्छा। बाद तो सरकार धनीराम शांडिल जी चुनाव ही हार गए थे। ठीक है। तो 2009 के रेलवे बजट के इमीडिएटली आफ्टर लालू प्रसाद जी ने सदन में इस बात का बोला कि आपके जो ग्रीवेंसीज है वो हम ऑन रिकॉर्ड ले लेंगे। तो मिस्टर केपी यादव के पास डायरेक्टर जनरल पब्लिक ग्रीवेंसीज, मैंने खुद जाके दिल्ली वो अपने जो ग्रीवेंसीज हैं जी जी या जो डाटा है, जो भी अपनी बात थी वो ऑन रिकॉर्ड है। वहां तक ये रेलवे लाइन सही ट्रैक पे इसकी बात चलती रही। उसके बाद ये लक्ष्य से भटक गई। धनीराम शांडिल जी चुनाव हार गए। अगले जो सांसद थे वो फिर बद्दी का राग लेके चल पड़े कि इसको बद्दी से जोड़ दिया जाए। बद्दी से कैसे जोड़ सकते हैं इसको? कोई है रूट? मैं तो समझ नहीं पाया कभी। अब ये तो जो बोलते हैं, भाषण देते हैं, उनसे पब्लिक पूछे, वो समझाएं भी उन्होंने। ये कहां से समझा कि इतने बड़े कालाम के पहाड़ काट के बद्दी तो इम्पॉसिबल है। मैं समझ नहीं पाया कभी भी, क्योंकि ये तो पूरा पहाड़ी एरिया ही है सर। मैं यमुनानगर को भी कभी नहीं समझ पाया। ठीक है। कि यमुनानगर के साथ कैसे जोड़ेंगे? इतना बड़ा ये नेशनल पार्क है जी, क्लेसर नेशनल पार्क, इसको कैसे काटेंगे? हवा में रेल ले जाएंगे कैसे? सड़क तो वहां बन नहीं पा रही है इसी वजह से कि उस ग्रीन कॉरिडोर को छेड़ नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं इस बारे तो आप इसके उसमें थे कि यहाँ से लक्सर जाए, सॉरी सहारनपुर जाए। ठीक है। यही है दूसरा, रेल हमेशा जंक्शन पे जुड़ती है जाके। जी जी। सहारनपुर जंक्शन है, ठीक ठीक ठीक। यमुनानगर जंक्शन नहीं है। बिल्कुल। तो नई पटरी जब भी निकलेगी वो जंक्शन से निकलेगी, या वहां जहां से निकलेगी वो अपने आप में जंक्शन बन जाएगा। जी। तो नए जंक्शन रेलवेज बनाती नहीं। जी। सहारनपुर एग्जिस्टिंग जंक्शन है, जी। इसलिए ये फिजिबल था, जो मैं समझ पाया उस इंजीनियर से गोरखपुर। ओके। अगर उनकी जानकारी गलत हो तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं तो ज्यादातर जो उनसे समझ पाया। अब तो गूगल आ गया, अब 2007-8 में तो कोई गूगल भी नहीं था बिल्कुल ऐसा कि जिससे हम कोई सर्च कर लें, रिसर्च कर लें। बिल्कुल। तो ये सारा जो व्यवहारिक ज्ञान है, हमने जो लर्नेड लोग थे रेलवेज के, उनसे, जो इसमें काम कर रहे थे, ठेकेदार थे, ऑफिसर थे, ये हमने उनसे मिलके ये प्रारूप एक तैयार कराया था। बाद में फिर वो लक्ष्य से भटक गई बात। और तो सर अब क्या देखते हो कि कभी होगा ये या फिर ऐसे ही है? आशा तो रखनी चाहिए। जब तक हम आशा नहीं रखेंगे तब तक आवाज नहीं उठेगी, और जब तक आवाज नहीं उठेगी तो वही फिर जब क्योंकि हमारे शहर के खुद के लोग ही, बहुत सारे खुद के लोग ही हैं जो चाहते ही नहीं कि यहाँ पे रेल आए। रेलवे अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी को ये लगता है कि अगर रेलवे आती है तो प्रवासी भी आएंगे और हमारा काम भी खत्म होगा, जैसे यूनियन की बात कर रहे हैं। अभी प्रवासियों को आने के लिए कौन से बैरियर लगे हुए हैं?
वही फिर जब तक क्योंकि हमारे शहर के खुद के लोग ही, बहुत सारे खुद के लोग ही हैं जो चाहते ही नहीं कि यहाँ पे रेल आए, रेलवे। रेलवे अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी को ये लगता है कि अगर रेलवे आती है तो प्रवासी भी आएंगे और हमारा काम भी खत्म होगा, जैसे यूनियन की बात कर रहे हैं आप। अभी प्रवासियों को आने के लिए कौन से बैरियर लगे हुए हैं जी? जी और दूसरा, वो इस देश के नागरिक हैं, कोई किसी की रोटी नहीं छीन सकता। जी क्या हमारे बच्चे फॉरेन में नहीं जा रहे? जी जी क्या हमारे बच्चे चंडीगढ़ में जाके रोजगार नहीं कर रहे? जी क्या पौंटा साहब के बच्चों को दिल्ली में जाने में रोक है? जी या बॉम्बे में पौंटा साहब के, इस छोटी सोच को तो हमें छोड़ना होगा। जी ठीक है ना? ये तो जो डेफिसिट एरिया है उससे सरप्लस एरिया में माइग्रेशन चलती रहेगी। जी सर, पर अगर प्रवासी आ रहे हैं तो उनकी यहाँ सर पहचान तो होनी चाहिए, क्योंकि मैंने खुद बहुतों से बात की है, ना तो उनकी यहाँ पे कहीं पे वो रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, ना किसी की भी, कोई मकान मालिक ने भी वो पहचान लॉ की। एंड ऑर्डर की बात है, जी वो बात से मैं आपकी सहमत हूँ। जी 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 एक बात तो भारत एक राष्ट्र है, उसकी बात है बिल्कुल। कि कोई भी कहीं भी जा सकता है, क्योंकि कारोबार कर अगर सकता आप जैसे बात कर रहे हो ना कि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो हमारे बच्चे सर एक प्रॉपर आइल्स का एग्जाम देके, प्रॉपर एडमिशन लेके, अपनी प्रॉपर पहचान देके जा रहे हैं। अगर कोई भी यहाँ पर आ रहा है या कहीं भी जा रहा है, एक प्रॉपर उसकी पहचान तो होनी चाहिए कि है। वो ये विफलता बंदा पुलिस यहाँ पर है। डिपार्टमेंट की, बिल्कुल बिल्कुल, वो विफलता पुलिस वो डिपार्टमेंट यहाँ पर की है। हो रही है, क्योंकि सर यहाँ पे काफी मर्डर भी हो रहे हैं, बच्चियों के भी मर्डर हुए हैं और इल्जाम लगे हैं प्रवासियों पर, बट अभी तक वैसे वो हुआ नहीं है, वो जानकारी। देखिए, ये अवेयरनेस ना जी जी दोनों तरफ से है। एक तो जो किराए पे उनको दुकान मकान देते बिल्कुल हैं, उनको भी पुलिस को सूचित करना चाहिए और पुलिस को भी अवेयर करना चाहिए और पुलिस को एक विंग अलग बनाना चाहिए। जी अगर पुलिस यातायात का विंग बनाती है, जब तक आप ड्यूटी को डिफाइन नहीं करोगे और किसी को असाइन नहीं करोगे, तब तक वो नहीं। अब बीच में आज किसी के पास ये काम है, कल किसी के पास है, आज एक आदमी के पास है पुलिस डिपार्टमेंट में, इसका तो विंग ही अलग होना चाहिए। जी जो लोग बाहर से आके कहीं भी बसते हैं, काम करते हैं, जी। उनकी रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन, जो भी आप उसको कहो, उसका ध्यान जी रखें। जी सर, जैसे ये अपना बराल से लेके खिदराबाद तक का रोड है, सिंगल रोड है लाल ढांग से, आपको पता ही होगा। बिल्कुल। तो जैसे देहरादून, ये देहरादून से दिल्ली एक्सप्रेस वे किया है, राजा जी नेशनल पार्क को कॉरिडोर लिया है उन्होंने, तो सर ऐसे यहाँ पर नहीं हो सकता? इस पे भी एलिवेटेड रोड ही बनेगी, इस बारे मैंने पता किया था। जी इसके दो कारण हैं। जी क्योंकि पहले तो कभी था कि शायद वो रिवर बेड में बनाए, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर डैम बनना है, बनना है सर यहाँ? एक नया डैम बनना है हरियाणा में, जिसके ओके। डूब क्षेत्र में बहराल गांव किस तक भी जगह? है। बहराल तक। जो हथनी कुंड बैराज है, जी एक तो उसकी उम्र कम हो चुकी है, दूसरा उसकी जो कैरेज कैपेसिटी है, पानी की स्टोरेज कैपेसिटी है, वो कम हो गई है। ओके। हमेशा जब भी कोई बांध पुराना होने लगता है, उस बांध से पीछे एक नया बांध बनाया जाता है। जैसे बिल्कुल। भाखड़ा बांध के पीछे कोल डैम बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। उसके दो फायदे होते हैं, एक तो उसमें मिट्टी नहीं जमा होती, वो रुकने लग जाती है, और प्रेशर दूसरा कम हो स्टोरेज जाता है, कैपेसिटी स्टोरेज बढ़ती कम, है। बिल्कुल। इसी सीरीज में ऐसे ही कशाऊ डैम बन रहा है, ऐसे ही गिरी नदी में ऊपर डैम बन रहा है ददाहू में। जी जी तो ये नया डैम प्रस्तावित है। तो यहाँ पर अब जो रोड बनेगी, जी वो जैसे मोहंड से देहरादून तक है, वो ज्यादातर जो है जंगल के ऊपर है, बिल्कुल ताकि कोई हाथी है, जानवर है, वो उसके नीचे से जा बिल्कुल। सके और पेड़ नहीं कटते उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पिलर्स के ऊपर 20-25 फुट ऊपर उठेगा, लेकिन और वो उसकी तो सर टेंडरिंग है, अलग होगी। वो तो है भी कितने किलोमीटर, ये तो इतना है भी नहीं वैसे। ये भी लगभग उतना ही है, उतना ही है। ये भी लगभग उतना ही है, ये कोई ठीक। कम नहीं है। ये वैसे अगर यहाँ से जाती है तो ये वाया किधर को होके जाएगी अगर रोड? ये एग्जिस्टिंग रोड पे पिलर्स बनेंगे, ये समझ ओ- लीजिए आप। ओके, ताजे वाला था। हाँ, ताकि कोई फॉरेस्ट की ज्यादा परमिशंस की जी। और कोई एनवायरनमेंट पे ज्यादा अभी इम्पैक्ट ना पास पड़े। हुई है या फिर अभी? नहीं, अभी पास नहीं हुई है, जी। ये पास के किसी चरण पे भी नहीं है। ओके। लेकिन ऐसी जब भी ये योजना बनेगी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसी के बीच से ही पिलर उठेंगे, और इस पे वही, जैसे देहरादून का आप देख पा रहे हो रोड, मैं अभी तक वैसे उस रोड पे गया नहीं हूं बनने के बाद, ओके। पर 20-25 फुट ऊंचे पिलर जैसे जी, जी, बताते जी, हैं, जी। ताकि एलिफेंट्स के लिए अंडरपास हो जाता है, जंगली जानवर की मूवमेंट को फर्क नहीं पड़ता, और बिल्कुल। पेड़ नीचे रह जाते हैं, पेड़ कटते नहीं। जी 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 जी। तो उसी डिजाइनिंग पे रोड बनेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यमुनानगर को रेल नहीं बन पाएगी, अब डबल डबल नहीं बन पाएगा, वहीं रेल के लिए भी बने, डैम भी आ गया, हाईवे भी आ गया, रेल भी आ गई, इतना कुछ शायद ना हो खिचड़ी पाए। पक जाएगी। ना हो पाए शायद।